हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त। इवांसी बेड पर बैठी हुई थी। वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इवांसी बोल रही है। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, हु इज़ दिस? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नैना खत्री। ये सुनते ही इवांसी ने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा, फिर फ़ोन कान पर लगाकर बोली, मिसेस खत्री, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नैना धीरे से बोली, आई नीड योर हेल्प। मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। कुणाल, माई हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, प्लीज हेल्प मी। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, और मैं आपकी क्या हेल्प करूँगी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मिसेस खत्री? नैना गहरी सांस लेकर बोली, स्टॉप कॉलिंग मिसेस खत्री, आप मुझे नैना बुला सकती हो। इवांसी ने अपना लैपटॉप बंद किया, फिर बोली, आपको कैसे पता चला कि आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है? नैना कुछ पल रुककर बोली, आज शाम को मुझे पार्सल मिला। उसमें सारे प्रूफ थे, फोटोग्राफ से लेकर कुछ रिकॉर्डिंग्स। सब कुछ एक पल के लिए गलत मान लिया जाए, पर आवाज़ वो सारी चीज़, वो सब सच है, कुछ झूठ नहीं है। इवांसी अचानक से बोली, व्हाट डिड यू कॉल मी? मुझे क्यों कॉल किया आपने? नैना कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मुझे कुणाल को जेल पहुंचाना है। मुझे उससे डिवोर्स लेना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? मुझे उसके साथ नहीं रहना। अभी मेरी लड़ाई हुई है। मैंने खुद को रूम में लॉक किया हुआ है। वो पागल जैसे बिहेव कर रहा है। मुझे मारने की कोशिश की। प्लीज इवांसी, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर निकाला है। प्लीज हेल्प मी। इवांसी बेड से खड़ी होकर बोली, ओके, तुम कॉल पर रहना, मैं तुरंत आ रही हूँ। नैना झट से बोली, मैं नहीं रह पाऊंगी। आई डोंट नो, मुझे छुपना पड़ेगा। मैं कॉल पर नहीं रह सकती। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। बोलकर नैना ने कॉल कट कर दी। कुछ पल में इवांसी के पास एक मैसेज आया। नैना ने एड्रेस भेज दिया था। इवांसी जैसे ही रूम के बाहर आई, वो मॉक्स से टकरा गई। मॉक्स इवांसी को देखते हुए बोला, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो जाना? इवांसी कुछ पल रुककर बोली, मॉक्स, वो नैना, उसकी और कुणाल की लड़ाई हुई है। नैना को कुणाल के बारे में सब पता चल चुका है। शी नीड्स हेल्प। हमें पुलिस लेकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। मॉक्स 2 कदम पीछे लेकर बोला, तुम जाओ। ये सुनते ही इवांसी ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मॉक्स धीरे से बोला, कुणाल खत्री मिलते हैं, अभी मिलेंगे। बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं इवांसी करीब आधे घंटे के अंदर खत्री हाउस के बाहर थी। उसके साथ पुलिस की एक टीम भी थी। पुलिस वालों ने जैसे ही डोरबेल बजाई, कुछ ही पल में कुणाल ने खुद दरवाजा खोला। कुणाल ने जैसे ही इवांसी को देखा, वो चिल्लाकर बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तभी इंस्पेक्टर उससे बोला, मिस्टर खत्री, मैनर्स, आपको हम नहीं दिख रहे क्या? आप हमारे सामने ऐसे किसी लड़की के ऊपर चिल्ला नहीं सकते। कुणाल इरिटेशन भरी आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर, चल क्या रहा है ये? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये लड़की यहाँ पर? इससे आगे वो कुछ बोल पाता, इवांसी उसे जोर से धक्का दिया, जिस वजह से कुणाल लड़खड़ाते हुए अंदर चला गया। इवांसी अंदर आई। वो अपनी नज़रों चारों तरफ घुमाने लगी, पर उसे नैना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इवांसी तेज आवाज़ में बोली, नैना कहाँ है? बोलते हुए उसने कुणाल को देखा। कुणाल हैरानी से बोला, नैना, मुझे क्या पता वो कहाँ पर है, मैं नहीं। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि इवांसी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, फिर चिल्लाकर बोली, मैंने पूछा नैना कहाँ है, जवाब दो। कुणाल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हाउ डेयर यू, मुझे थप्पड़ मार रही हो तुम? इससे पहले कि कुणाल इवांसी को छू भी पाता, पीछे से 2 हवलदार ने उसे पकड़ लिया। वहीं पर बाकी की टीम ने नैना को ढूंढना शुरू कर दिया था। इवांसी खुद टीम के साथ नैना को ढूंढने में लगी हुई थी। इवांसी ढूंढते ढूंढते ऊपर एक स्टोर रूम के पास पहुंची। उसने जैसे ही स्टोर का गेट खोला, उसे अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। उसने अंदर जाकर देखा तो नैना एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी। इवांसी नैना के पास जाकर बैठी और उससे बोली, नैना, दिस इज इवांसी, प्लीज मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही नैना ने इवांसी की तरफ देखा। उसने एक राहत की सांस ली, फिर धीरे से बोली, थैंक गॉड तुम आ गई, पर तुम अंदर कैसे आई? कुणाल तो नीचे, अगर वो भी तुम्हारे पीछे पीछे। इवांसी बीच में बोली, नहीं आएगा, वो पुलिस वालों ने उसे रोका हुआ है। मैं अकेली नहीं आई हूँ, पुलिस टीम के साथ आई हूँ, चलो मेरे साथ। नैना ने इवांसी ने नैना के खड़े होने में हेल्प की, फिर वो उसे लेकर नीचे चली गई। नीचे पहुंचते ही नैना ने जैसे ही कुणाल को देखा, उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी सबकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखे हुए पार्सल पर गई। उस पार्सल में कुणाल की कुछ फ़ोटो थी, जिसमें किसी लड़की को किस कर रहा था। वहीं उसमें कुछ होटल की वीडियोज़ भी थी,
साथ में कुछ वॉइस नोट्स भी थे जो कि एक पेन ड्राइव में थी, एक फ़ोन भी था जिसके अंदर कई सारी चीज़ों की डिटेल्स थी। नैना ने वो सारी चीज़ों को एक लेडी कांस्टेबल की तरफ बढ़ाया, फिर कुणाल को घूरते हुए बोली, इसने मुझे धोखा दिया, आज उसने मुझे मारने की कोशिश की जब मैंने इसे कन्फर्म किया, ये सारे सबूत हैं इसके खिलाफ, इसने मुझे चीट किया, मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए। कुणाल नैना को घूरते हुए बोला, जस्ट सेट अप नैना। नैना उसके सामने जाकर बोली, यू जस्ट अ ब्लडी बास्टर्ड। पावर तुम्हारे पास है तो पावर मेरे पास भी है, जेल से निकलने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, और डिवोर्स के बाद तुम्हें भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। हिमांशी कुणाल के सामने आई और उसे देखते हुए बोली, फंस गए, बोला था ना कि संभल कर रहिए, नजर इधर उधर जाएगी तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। कुणाल कुछ बोलता कि तभी हिमांशी आगे बढ़कर उसके कान में धीरे से बोली, मेरी अंतरादी को जान से मारा था ना तूने, बहुत कुछ किया था, उनके बच्चे को मारा, उन्हें मारा, फांसी लगाई थी ना तूने उन्हें। धीरे धीरे तेरा गला मैं खुद अपने हाथों से दबाऊंगी, एंड बिलीव मी, तुझे दर्द भी होगा तो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखेगा भी। बोलकर वो पीछे हटी। वहीं कुणाल हैरानी से देखने लगा। वो धीरे से बोला, तुम सब जानती हो? इवांसी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इवांसी मोक्ष मलिक मेरा पूरा नाम। पीछे मोक्ष मलिक नजर आ रहा है ना? अगर सब नहीं जानूंगी तो क्या करूंगी, तो इतना तो बनता है। इसी के साथ पुलिस वाले कुणाल को वहां से घसीटते हुए ले गए। इवांसी जैसे ही बाहर पहुंची उसकी नज़र नैना की तरफ गई जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। इवांसी इसके पास जाकर बोली, यू आर ऑल राइट। नैना इवांसी को देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था मैं जिस पर ट्रस्ट कर रही हूँ वो मेरी हेल्प करेगी या नहीं, और तुमने मेरी हेल्प की। तुम्हारा नंबर मुझे मिल गया था क्योंकि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया था, इसीलिए रखा था, और उस वक्त मुझे मेरे फ़ोन पर सबसे आगे तुम्हारा नंबर ही दिख गया। गलती से रात को एक मिस कॉल कॉल लगा था, इस वजह से शायद। अब मैं जा रही हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बोलकर नैना गाड़ी में बैठी फिर वहाँ से चली गई। इवांसी कुछ सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसके कान में कहा, सरप्राइज। ये सुनते ही इवांसी हल्का सा डरी। उसने मुड़कर मोक्ष को देखा जो उसे देख रहा था। इवांसी अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ऐसे कौन करता है? मोक्ष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कम ऑन जाना, अभी अच्छा खासा सबक सिखाया तुमने एक बंदे को, तुम इतनी सी चीज़ों से डर गई, मैंने सिर्फ तुम्हारे कान में सरप्राइज बोला। इवांसी मुंह बनाते हुए बोली, अनएक्सपेक्टेड था, ओके, मुझे नहीं लगा कि तुम आओगे। मोक्ष उसका गाल पिंच करते हुए बोला, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला मैं, और कहीं भी। वो सारी अपडेट थी मेरे पास। थप्पड़ बहुत अच्छा था, यूनो जाना, तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया। बोलते हुए उसने इवांसी को देखा, उसकी हथेली हल्की लाल थी। इवांसी धीरे से बोली, बहुत जोर से मारा, मुझे खुद लग गई। मोक्ष उसके सिर पर किस करके बोला, कोई बात नहीं, ये दर्द चला जाएगा। बोलकर उसने इवांसी की हथेली पर किस किया, फिर उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। हिमांशी कुछ सोचते हुए बोली, अब क्या होगा? मोक्ष सामने देखते हुए बोला, बेइज्जत करेंगे। तुमने बोला था ना कि उसकी ऐसी इज्जत उतरेगी कि उसे इज्जत संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि इज्जत उतारने वाला मोक्ष मलिक होगा। वैसे भी मुझे लोगों की इंसल्ट करने में बहुत मज़ा आता है। हिमांशी कुछ पल रुककर बोली, जो भी करना है करो, मुझे बस जैसे मेरी अंतरा दी मरी थी मुझे वैसे ही मरते हुए देखना है। मैं खुद जान से नहीं मारूंगी, वो मेरा काम नहीं है, पर मरवाऊंगी जरूर। बोलते हुए उसने मोक्ष को देखा। मोक्ष एविल स्माइल करते हुए बोला, ग्रेट जाना, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। बोलकर उसने एक बार इवांसी के गाल पर किस किया, फिर सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने मोक्ष मलिक विला की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। घर के अंदर पहुंचते ही इवांसी अचानक मोक्ष की तरफ मुड़कर उसे बोली, तुम्हें सारे सबूत मिल गए, तुमने वो सबूत नैना के पास पहुंचा दिए, तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मोक्ष उसको देखते हुए बोला, जाना, जब तुमसे शादी कर सकता हूँ तो अपने पागलपन के लिए, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं किसी को बर्बाद भी कर सकता हूँ, और बर्बाद हो भी सकता हूँ, और हुआ भी तो मैं बर्बाद, तुमने ही किया था मुझे। ये सुनते ही इवांसी दूसरी तरफ देखने लगी। मोक्ष ने झुककर उसके कान पर अपने होठ टिकाए, धीरे से बोला, बुरा लगता है ना जाना जब भी मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ? इवांसी धीरे से बोली, गिल्टी फील होता है मुझे, अगर हल्का सा भी अंदाजा होता ना तो तुम्हारे सामने कभी। मोक्ष बीच में बोला, अपनी बात कंप्लीट मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने सामने देखना था, तुम्हें पाना था। अगर तुम्हें नहीं देखा होता तो जिंदगी कुछ और होती, तुम नहीं होती तो अब तक बिना किसी मकसद के ऐसे ही जी रहा होता, हर रात एक नया चेहरा मेरे साथ होता, लेकिन दिल पूरा खाली होता। तुम मिल गई तो सब कुछ सही है, इसके बदले जो भी कुर्बानी दी वो कुर्बानी भी सही है। ये सुनते ही इवांसी एकदम से अपना चेहरा मोक्ष की तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगी। एक वक्त उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इवांसी धीरे से बोली, इतने अच्छे क्यों हो तुम?
मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छाई तुम्हें नजर आती है जाना, जरूरी नहीं कि सामने वाला अच्छा हो, पर तुम देखोगी तो अच्छा ही दिखेगा। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, मैंने बुरा भी देखा था। बोलते हुए वो पंजों के बल खड़ी हुई, फिर मोक्ष के गले में अपनी बाहें डाल दी। इतना बुरा देखा था कि तुम्हें गलत समझ बैठी थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, तुम कभी गलत थे ही नहीं। बोलकर उसने मोक्ष के होठों को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद इवांसी मोक्ष से अलग हुई। वो उसकी आंखों में देखने लगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जाना। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, पर अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो बताओ। मोक्ष ने इवांसी को एकदम अपने पास खींचा, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पास तुम आ रही हो, जो करना है वो तुम कर रही हो, फिर मेरे दिमाग में कुछ कैसे चलेगा। जाना, कभी तो लॉजिक से सोचो। इवांसी आई रोल करते हुए बोली, बहुत लॉजिक के साथ पूछ रही हूँ मैं, और तभी बोल रही हूँ कि तुम कुछ भी नहीं करो तभी कुछ हो रहा है। ये सुनते ही मोक्ष ने कुछ पल इवांसी के चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पागल। बोलकर उसने उसे छोड़ दिया, फिर वहां से चला गया। मोक्ष के जाते ही इवांसी धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है मुझे, पर अच्छा लग रहा है। बोलकर वो मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई। ऊपर बेडरूम में पहुंचते ही इवांसी की नजरें मोक्ष पर गई, जो कि अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वो भी बेड के पास खड़ा था। इवांसी गुनगुनाते हुए बोली, तू पहला पहला प्यार है मेरा। तभी मोक्ष उसकी तरफ घूमकर बोला, और तो पहला पहला इकरार है मेरा। ये सब तो ठीक है, पर जाना, अभी तक तो तुम इतने गुस्से में थी जैसे सर फोड़ोगी, अब तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुमने दारू पी रखी है। ये सुनते ही इवांसी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। इवांसी मोक्ष को घूरते हुए बोली, थोड़ा सा खुश हो रही थी मैं, देखा नहीं क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ भी बोल रहे हो, मैं इतनी भी नहीं पीती गाने गाऊं, ये हरकत मेरी नहीं है। बोलकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मोक्ष ने कुछ पल वॉशरूम के गेट की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना फोन उठा लिया। थोड़ी देर बाद इवांसी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। उसकी नज़र मोक्ष पर गई, जो कि बेड पर बैठा था, अपना फ़ोन चला रहा था। इवांसी उसके पास बैठकर बोली, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है, तो मेरी तरफ देखो। मोक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, सुन रहा हूँ जाना, बोलो। कान से सुनना है, आंखों से सुनने की टेक्निक अभी तक नहीं आई है। इवांसी धीरे से बोली, हर बात पर टोंट करना जरूरी है क्या? देखने के लिए बोला है ना, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो। जब आंखों में आंखें डालकर इंट्रैक्शन ना हो तो इंट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान को बात समझ में आ रही है। इतनी सी बात है, इसीलिए बोला देखने को। मोक्ष ने अपना फ़ोन साइड में रखा, फिर अच्छे से बैठकर बोला, सो जाना, बताओ क्या बोलना है, मैं सुन भी रहा हूँ और मेरी नज़र तुम पर ही है। इवांसी भी उसके सामने अच्छे से बैठकर बोली, मुझे ये बोलना है कि तुम्हें कुणाल खत्री का धंधा चौपट करना है। तुम्हें लोगों को रुइन करने में मज़ा आता है ना, करो, बर्बाद करो, उसे अच्छे से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो जेल से बाहर आई तब तक उसके सामने उसकी दुनिया चौपट हो जानी चाहिए। उसे जेल से बाहर क्यों लाना है, जेल के अंदर ही खत्म हो जाए वो। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, तुम उसे खत्म करना चाहती हो? इवांसी धीरे से बोली, खत्म नहीं करना, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि वो जेल में ही रहे, सजा मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि मुझे लीगल जस्टिस चाहिए। मोक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरे साथ जो करने आई थी वो लीगल तो कहीं से भी नहीं था। इवांसी झट से बोली, मैं लीगल ही कर रही थी, मैंने तुम्हें जेल भेजा, तुम्हारे खिलाफ केस किया, सब किया। वो तुम्हें फंसाने का प्लान था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हें रियलाइज करवाना था कि प्यार में धोखा मिलना क्या होता है। मतलब जब मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, उस हिसाब से मेरा रीजन बस इतना था। और उसके बाद तुम्हारा वो एक्सीडेंट, वो ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वो सब मैंने नहीं कराया। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, आई नो कि वो सब तुमने नहीं कराया। वो शब्द तो इतना बोलते ही वो रुक गया। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, वो शब्द तो क्या तुम्हें पता है वो कैसे हुआ था? मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, मुझे कैसे पता होगा जाना, मैं तो खुद उस वक्त बहुत कंफ्यूज था। इवांसी धीरे से बोली, हाँ, मेरी वजह से। वेल, मैं कुणाल के खिलाफ केस लड़ूंगी, उसने मेरी दी का तमाशा बनाया था ना, अब जब कोर्ट में इसे सजा देगी तो खुद तमाशा बनकर रह जाएगा। मोक्ष ने इवांसी के गाल पर हाथ रखा, उससे बोला, शांत जाना, ये चीज होगी और 3 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से बर्बाद भी होगा, एक आखिरी सुनवाई भी हो जाएगी। पावर मेरे पास है, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। बोलकर उसने इवांसी के सर पर एक बार किस किया, फिर उसे लेटने का इशारा किया। इवांसी चुपचाप लेट गई। वही मोक्ष जैसे ही लेटा उसने इवांसी को हक किया और धीरे से बोला, थैंक यू। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह इवांसी जब सोकर उठी तब मोक्ष वहां पर कहीं भी नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे गई। उसकी नजरें मोक्ष पर गई, जो कि हॉल में बैठा था और कॉफी पीते हुए फोन पर कुछ कर रहा था। इवांसी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सामने से एक तेज आवाज आई, हेलो मोक्ष मलिक। ये सुनते ही मोक्ष ने सामने जिया को देखा और धीरे से बोला, बंदरिया।
ये सुनते ही जिया जो अब तक मुस्कुरा रही थी उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो चिढ़ते हुए बोली, व्हाट द हेल, कुछ भी बोलते हो तुम, वो भी अपनी वाइफ के सामने, ऐसी इंसल्ट कौन करता है। बोलते हुए जिया ने एक नज़र इवांसी को देखा, फिर वो मोक्ष को घूरने लगी। मोक्ष इवांसी को देखकर जिया से बोला, वो मेरी वाइफ, मेरी जाना है, मैं उसके सामने कुछ भी बोलूँ, हमारे बीच सब चलता है, राइट जाना। इवांसी कुछ पल रुककर बोली, हाँ, पर ये कौन है। जिया मुस्कुराते हुए बोली, वो मोक्ष मलिक, बिल्कुल अपनी जैसी ढूंढी है। तुम्हें सारी चीज़ बाद में, पहले जानना है कि सामने वाली लड़की कौन है। डाउट हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं रूहान सेठी की बहन जिया छित्र हूँ। मोक्ष मुझे अपनी बहन मानता है, इसीलिए मेरी बेइज्जती करता है। और मेरे भाई से तो तुम मिल चुकी होगी, राइट। इवांसी हमें सिर हिलाकर बोली, मिल चुकी हूँ, आई नो हिम। तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। जिया धीरे से बोली, बताया ही नहीं तो सुनोगी कहाँ से। पर अब मैं बात आ रही हूँ, मैं जिया हूँ और मोक्ष से मिलने आई हूँ। मैं इंडिया में नहीं थी जब उसने शादी कर ली, एक तरीके से तुम मेरी भाभी हो। मोक्ष जिया को देखते हुए उससे बोला, अगर तुम यहाँ पर मेरी जाना का दिमाग खराब करने के लिए आई हो तो जहाँ से आई हो वहाँ से वापस जा सकती हो। जिया चिढ़ते हुए बोली, बोलने के लिए आई थी कुछ, एक्चुअली मिलना था, पर मिलने का टाइम ही नहीं है। मिलकर हम बात करेंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम पार्टी करेंगे, एक पिकनिक करेंगे, वो बात की बातें। फिलहाल मैं बस ये बोलने आई थी कि रूहान 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आ पाएगा। वो 2-3 दिनों के लिए साउथ इंडिया में केरल गया है किसी काम के लिए। तो जब वापस आएगा तो हम पिकनिक करेंगे। उससे पहले कंपनी में सारी चीज़ मैं हैंडल कर रही हूँ, इसीलिए मैं बस यहाँ से होकर गुजर रही थी तो तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारी वाइफ को भी देख लिया, जिसे मैंने अब तक देखा भी नहीं था। मोक्ष कुछ बोलता है तभी जिया फिर से बोली, ओके मैं जा रही हूँ, ऑफिस में मिलना, और प्लीज़ 3 दिनों तक मुझे परेशान मत करना, बाय इवांसी, सी यू सून। बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही इवांसी मोक्ष को देखकर बोली, सी इज वेरी फास्ट। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, पागल है वो। बोलकर वो खड़ा हो गया। इवांसी उसके पास जाकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो। मोक्ष उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम चाहती हो तो मैं रुक जाऊँ। इवांसी धीरे से बोली, अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, मैं मना नहीं करूँगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जल्दी आ जाऊँगा, ओके तुम्हारे लिए। बोलकर उसने इवांसी के नोज पर किस किया, फिर जाने के लिए आगे बढ़ गया। इवांसी उसके जाते हुए देखने लगी। अचानक उसका फ़ोन बजा। वो अपने फ़ोन पर मैसेज चेक करने लगी, तभी मोक्ष ने मुड़कर कुछ पल इवांसी को देखा, फिर तिरछा मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। इवांसी इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी। वो मोक्ष का वेट कर रही थी जो अभी तक नहीं आया था। इवांसी खुद से बोली, कहाँ रह गया ये लड़का, वैसे टाइम पर आता है, पर जब मैं इसका वेट कर रही हूँ तब इसका कुछ अता पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। बोलते हुए उसका मुंह बन गया। इवांसी को सोच ही रही थी तभी बाहर से गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही वो एकदम से खड़ी होकर गेट के पास गई। तभी मोक्ष कॉल पर बात करते हुए अंदर आया। इवांसी को देखते हुए एकदम से रुक गया। मोक्ष ऑन कॉल बोला, टॉक टू यू लेटर। बोलकर उसने कॉल कट किया और इवांसी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाना सोना नहीं है। तभी इवांसी झट से बोली, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। आई मीन तुम इतनी देर से आ रहे हो, मुझे टेंशन हो गई। वैसे इतना लेट क्यों। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, सॉरी जाना, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, एक्चुअली 2 घंटे लेट हूँ। आई नो, बट कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, उसके बाद मुझे एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी, उसमें टाइम लग गया। रियली सॉरी, सॉरी प्लीज। इवांसी बीच में बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही मोक्ष ने एक राहत की सांस ली और धीरे से बोला, थैंक गॉड। इवांसी धीरे से बोली, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मेरी नाराजगी बहुत बड़ी बात है। माना कि मैं ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ऐसा गुस्सा करूंगी कि तुम डरने लगो। बोलते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने एकदम से इवांसी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उससे बोला, तुम डरने वाला गुस्सा नहीं करती, तुम ऐसा गुस्सा करती हो जैसे एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को रोने की परमिशन मिल गई। बोलकर उसने इवांसी की गाल पिंच की, फिर वहां से चला गया। इवांसी ने एक बार अपनी गाल पर हाथ रखा, फिर खुद से बोली, मैं इसे बच्ची लगती हूँ, पागल कहीं का। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मोक्ष नीचे आया। वो सीधे डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ गया। इवांसी उससे बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए खुद खाना बनाया है, 1 मिनट में सर्व करती हूँ। बोलते हुए वो खड़ी होने वाली थी, तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाया। उससे बोला, जाना, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं थी, राइट। कुछ दिन पहले बुखार तुम्हें हुआ था, तो तुम्हें इतना काम करने के लिए किसने बोला। इस मीरा को तो मैं। इवांसी बीच में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी बोलने का तुम्हें। ओके, मैंने ही बोला था कि मैं कुकिंग करूँगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे तुम्हें लिए खाना बनाना था। क्योंकि इतना बोलते ही इवांसी रुक गई और मोक्ष को देखने लगी, जो उसे ही गौर से देख रहा था। इवांसी धीरे से बोली, वो एक्चुअली क्योंकि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है, क्योंकि किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तभी मोक्ष उसे देखते हुए बोला, पेट तक जाने के लिए खाना सर्व करना पड़ता है,
तो वो मैं करूँगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बोलकर उसने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। इवांसी ने बिना कुछ बोले अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई, फिर अपनी हथेली पर अपना चेहरा टिकाकर वो मोक्ष को देखने लगी। इस वक्त बेहद प्यार से उसे देख रही थी। वही मोक्ष का सारा ध्यान खाना सर्व करने पर था। थोड़ी देर बाद मोक्ष इवांसी को देखकर उससे बोला, मैंने सर्व कर दिया है, अब तुम खाना खाओगी, मुझे बाद में देख लेना। ये सुनते ही इवांसी होश में आई। फिर एक बाइट लेकर उसने मोक्ष को देखा जिसका सारा ध्यान खाने पर था। इवांसी अचानक से बोली, कैसा बना है खाना? एक कॉम्प्लीमेंट दे दोगे तो इज्जत कम नहीं होगी। मोक्ष ने तिरछी नजरों से इवांसी को देखा, फिर उससे बोला, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने से ना मेरी इज्जत कम होगी, कुछ भी होगा, बस तुम्हारी खुशी बढ़ जाएगी। दिस इज बेस्ट जाना। तुम्हें पता है कभी कभी मेरा मन करता है मेरे लिए खाना तुम बनाओ, फिर मुझे याद आता है कि तुम्हारा भी अपना काम है, तुम फ्री नहीं हो। इवांसी झट से बोली, पर मैं बना सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। और मोक्स बीच में बोला, कहा ना तुम फ्री नहीं रहती, तुम्हारी अपनी जॉब है, अपना काम है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। मुझे तुम्हारे छोटे से दिमाग और छोटी सी बॉडी पर प्रेशर नहीं देना। इवांसी धीरे से बोली, छोटी सी बॉडी छोटा सा दिमाग, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो मेरी या तारीफ कर रहे हो? बोलते हुए वो मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष खाते हुए बोला, जो तुम्हें लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ, जाना अब बातें नहीं। उसकी बात सुनकर इवांसी ने सिर हिला दिया। फिर वो दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद उन दोनों ने सारे बर्तन किचन में रखे। फिर इवांसी मोक्ष से बोली, अब तुम जाओगे? मोक्ष उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे भेजना क्यों चाहती हो जाना? एक तो पहले तुम इतना अजीब बिहेव कर रही हो, ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं। मैं कहीं नहीं जा रहा। इवांसी उसे घूरते हुए बोली, मैं कोई अजीब बिहेव नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो जाए। जब सब अच्छा हो जाए तो तुम बकवास मत करो, मुझे सारी क्लीनिंग करनी है, इसे गंदा किचन नहीं छोड़ सकती मैं। मोक्ष ने एक कपड़ा उठाया, फिर इवांसी को देखकर बोला, जहाँ तुम वहाँ मैं, जो तुम करोगी वो मैं करूँगा, तुम्हारी हेल्प करना मेरा फर्ज है। बोलकर वो काम पर लग गया। उसे इसे काम करता हुआ देखकर इवांसी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो भी काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने सारा खाना खत्म किया। फिर बेडरूम में पहुंचते ही इवांसी धीरे से बोली, आई एम वेरी टायर्ड। बोलते हुए उसकी नज़र जैसे ही मोक्ष पर गई, उसने एकदम से बेड की तरफ जाना शुरू कर दिया। तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगली बार अगर तुम पूरी शाम किचन में खड़ी होकर खाना बनाती मिली ना, तो आई श्वेयर तुम्हारी इवेंट कंपनी ऐसे बंद होगी ना, जाना कि तुम कभी देखोगी भी नहीं। इवांसी हैरानी से बोले, तुम ऐसी धमकी? इससे आगे वो कुछ बोल पाती, तभी मोक्ष ने उसके होठ पर अंगुली रखकर उसे बिल्कुल चुप कर दिया। मोक्ष इवांसी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है जाना, इतनी जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरा दिमाग खराब होगा। तुम्हारी हेल्थी रहना, तुम्हारा सेफ रहना मेरी प्रायोरिटी है। बोलकर उसने इवांसी को छोड़ा, फिर चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। इवांसी धीरे से बेड पर लेटी, फिर मोक्ष को देखकर बोली, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। मोक्ष उसे छोड़ते हुए बोला, वो मुझे दिख रहा है, खुद को थका कर तुम अपना ध्यान रख रही हो, और थकने का रीजन ये है कि तुम्हें मुझे खुश करना है। तुम्हें मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है जाना, मैं ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस हूँ। अगर तुम मुझे जान से मार दोगी तो भी मैं इम्प्रेस रहूँगा, क्योंकि तुम्हें मारना तो आता है। ये सुनते ही इवांसी एकदम से मोक्ष की तरफ देखने लगी, जो खुद उसे ही देख रहा था। इवांसी धीरे से आगे बढ़कर मोक्ष के पास गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों हो तुम इतने अच्छे? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, अच्छा कुछ नहीं होता जाना, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, बट वजह थोड़ी देर में समझ आती है। बोलकर उसने इवांसी के फोरहेड पर किस की, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही इवांसी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं मोक्ष सामने मिरर की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अगला दिन इवांसी इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। आज उसे अपनी कंपनी नहीं बल्कि एक दूसरी जगह पर जाना था, जहाँ पर वो चेक इवेंट के लिए फंड करने वाली थी। उसे इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। वो मोक्ष की हेल्प इसमें नहीं ले रही थी, क्योंकि इवांसी हमेशा से सेल्फ मेड में बिलीव करती थी, इसीलिए वो किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं ले रही थी। इवांसी अपने बाल सुखाए, फिर बालों को पोनीटेल बनाकर उसने जैसे ही मुड़कर गेट की तरफ देखा, वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी आदत है क्या मुझे ऐसे देखने की? यू नो व्हाट मोक्स, मुझे समझ में नहीं आता तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो, जैसे कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहे हो। बोलते हुए वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगी। मोक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा मन करता है जाना, अब जो मन करता है वो करना चाहिए। यू नो व्हाट मोक्ष, मलिक अपने मन की सुनता है। अब तक इवांसी उसके पास आ चुकी थी। वो उसे देखते हुए बोली, ओके तो तुम्हारा मन करता है मुझे देखने का? मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत ज़्यादा। ये सुनते ही इवांसी की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कुछ बोलती तभी मोक्ष का फ़ोन बजा।
मोक्ष ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रूहान बोला, जो तूने बोला था वो मैंने कर दिया। आई मीन कुणाल खत्री ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुका है, वो वैसे भी बाहर नहीं आने देना है। अब पूरी तरीके से बर्बाद है, ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ। फंसा तो फंसा। अगर वो उदय राजवंश से हेल्प लेने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उदय राजवंश इस वक्त इंडिया में नहीं है। ये सुनते ही मोक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वहीं इवांशी जो गौर से उसे देख रही थी, उसकी स्माइल देखकर वो कंफ्यूज हो गई। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, गुड बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इवांशी कंफ्यूजन से बोली, ये तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो जैसे कोई कांड हुआ है। मोक्ष ने इवांशी को अपने पास खींचा और झुककर उसके कान में बोला, कांड ही तो हुआ है। कुणाल खत्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है जाना। बाहर से बर्बाद कर दिया है, अंदर से उसका कोई साथ नहीं देगा और फांसी मिलेगी उसे, ये वादा है मेरा। बोलकर उसने इवांशी के कान पर हल्के से किस की, फिर पीछे हट गया। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, थैंक्स इतना कुछ करने के लिए। मोक्ष इवांशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए इतना क्या, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे लिए दोगुना, तुम्हारे लिए चौगुना, कुछ भी कर दूं मैं। बोलकर तो देखो बस। ये सुनते ही इवांशी के फेस पर बस मुस्कुराहट आ गई। मोक्ष उसे लेकर थोड़ी देर में विला से निकल गया। मोक्ष गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वहीं इवांशी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई अपनी प्रेजेंटेशन चेक कर रही थी। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, कौन सी कंपनी में जा रही हो तुम जाना। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, श्रीवास्तव कॉर्पोरेट। दे थे आर वेरी गुड, मैंने उसके बारे में सुना भी है। इन्वेस्टमेंट देने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। बस कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर लॉस में भी है तो ये विल हेल्प इट आउट। फिलहाल मेरी कंपनी तो प्रॉफिट में है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंड मैं लेकर रहूंगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने एक बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी, फिर इवांशी को देखकर बोला, ऑल द बेस्ट। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स। बोलकर वो गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि तभी उसने एक बार मुड़कर मोक्ष की तरफ देखा, जो अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। इवांशी ने एकदम से आगे बढ़कर मोक्ष के गाल पर किस की, फिर तुरंत गाड़ी से उतरकर वो चली गई। उसके जाते ही मोक्ष ने एक बार बाहर देखा, फिर वापस अपने फोन की तरफ देखने लगा। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। इवांशी इस वक्त मोक्ष के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, वाई आर यू सो हैप्पी जाना। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, बताया तो था तुम्हें, सुबह फंडिंग के लिए गई थी और जो चाहिए था वो मिल गया। मेरी कंडीशन पर मुझे डील मिली है, इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मेरा मन कर रहा है पार्टी करने का। मोक्ष ने एकदम से गाड़ी रोकी, फिर इवांशी को देखकर बोला, तो पार्टी कर सकते हैं जाना। कहाँ जाना है बोलो, न्यूयॉर्क या केरल। इवांशी कुछ पल मोक्ष को देखा, फिर धीरे से बोली, आइसक्रीम पार्लर। ये सुनते ही मोक्ष ने उसे घूरते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें अभी। मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें बुखार उतरे, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगा। फिर तुम्हारी तबीयत खराब होगी, फिर तुम बेड पर आ जाओगी, मुझसे वो नहीं देखा जाएगा। इवांशी चिढ़ते हुए बोली, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइसक्रीम ही मांगी है और उस दिन बारिश हो रही थी इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई है। आज तो बारिश का नामो निशान नहीं है। मोक्ष ने उसके सर पर टपली मारी, फिर बोला, बारिश का भरोसा नहीं है। ये मुंबई है जाना, यहाँ बारिश कब होती है किसी को नहीं पता चलता, और ऐसे होती है जैसे। इवांशी बीच में गुनगुनाते हुए बोली, जैसे शाखों से पत्ते भैया। ये सुनते ही मोक्ष ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इवांशी आराम से पीछे लीन हुई, फिर वो गुनगुनाते हुए बोली, बिखरी तुझी से सिमटी तुझी में, तू ही मेरा शब ले गया। ये सुनते ही मोक्ष ने एक बार इवांशी की तरफ देखा, फिर वो सामने देखने लगा। इवांशी अपना दुपट्टा उठाकर पीछे फेंका, फिर वो गुनगुनाते हुए बोली, ना फिक्र, ना शर्म, ना लिहाज, एक बार आया है। मोक्ष ने एकदम से गाड़ी रोकी, फिर सामने देखते हुए बोला, जाना, ये कौन सा तरीका है सेड्यूस करने का। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, गाड़ी स्टार्ट करो, इसे बीच में रोकना अच्छी बात नहीं, ट्रैफिक लग जाएगा। ये सुनते ही मोक्ष ने एक बार पीछे देखा, उसके पीछे गाड़ियां रुकना शुरू हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी इवांशी ने आगे बढ़कर मोक्ष के गाल पर अपना हाथ फेरा, फिर गुनगुनाते हुए बोली, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। बोलकर उसने अपना हाथ पीछे किया, फिर अपना एंगल चेंज करते हुए उसने अपना पैर मोक्ष के लेप पर रखा। वहीं मोक्ष ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, पर वो अभी भी सामने देख रहा था। इवांशी मुस्कुराते हुए फिर गुनगुनाकर बोली, आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। उसके इतना कहते ही मोक्ष ने एकदम से इवांशी का पैर कसकर पकड़ा और उसने गाड़ी रोक दी। मोक्ष उसकी तरफ मुड़कर बोला, ये नहीं करना चाहिए था जाना। इवांशी धीरे से बोली, क्या मतलब। बोलते हुए वो अपना पैर पीछे खींचने वाली थी कि तभी मोक्ष ने उसका पैर और कसकर पकड़ लिया। इवांशी ने गाड़ी से बाहर देखा। इस वक्त वो लोग जहाँ पर थे वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना ना के बराबर था।
मोक्ष ने गाड़ी की सारी लाइट्स ऑफ की, फिर इवांशी के चेहरे के पास जाकर बोला, अब कौन बचाएगा तुम्हें? बहुत प्यारा आराम है, तो फिर करे प्यार वाली गेम। इवांशी झट से बोली, ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं तो वैसे ऐसे ही कर रही थी, मतलब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रही थी और तुम चिढ़ गए तो तुम्हारी गलती है। बोलते हुए उसने मोक्ष को पीछे करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी मोक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया और अब उसका और इवांशी दोनों का सर एक दूसरे से टकरा रहा था। इवांशी कुछ बोलने वाली थी कि तभी मोक्ष उसके कान में बोला, बस इतने में डर गई, निकल गई सारी हिम्मत, देखो जाना, अगर मैं शांत रहूं तो तुम्हारी हिम्मत होती है, लेकिन अगर मैंने स्टेप बढ़ाया तो तुम भीगी बिल्ली बनकर भागते फिरोगे। बोलकर उसने झट से इवांशी को छोड़ा, फिर लाइट्स ऑन कर दी। इवांशी ने एक गहरी सांस ली, फिर वो मोक्ष को देखने लगी जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, कितने अजीब हो तुम, बोलकर वो बाहर देखने लगी। मोक्ष सरकास्टिकली बोला, एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहते क्या है। तुमने कहा कि शादी जबरदस्ती हुई, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे नफरत है, तो फिर अब क्या है जाना, क्या करना चाहती हो तुम? मोक्ष का सवाल सुनकर इवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल चुके। वो गाड़ी से बाहर देखने लगे। अब पूरी गाड़ी में शांति छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने विला के बाहर गाड़ी रोकी, फिर वो तुरंत गाड़ी से बाहर चला गया। इवांशी भी उसके पीछे चली गई। ऊपर बेडरूम में पहुंचते ही इवांशी ने एकदम से मोक्ष का हाथ पकड़ा। मोक्ष ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, व्हाट हैपेंड, कुछ बोलना है? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, आई एक्सेप्ट यू एज माई हस्बैंड। तुमसे नफरत इसीलिए थी क्योंकि तुम में कातिल दिखती थी मैं, लेकिन आज कातिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मलिक को देखती हूँ जो कि मेरा हस्बैंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिलीव मी, अगर कोई कातिल की निगाहें नहीं होती तो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचती। सच में। मोक्ष ने इवांशी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम ये बोलना चाहती हो जाना कि अगर मैं कातिल नहीं हूँ तो तुम्हारी बहन का तो मैं सही हूँ? इवांशी कुछ बोलने वाली थी, तभी मोक्ष फिर से बोला, चलो मान लिया, तुम्हारी बात समझ गया, तो क्या फ़र्क कर रही हो तुम मेरे लिए, कुछ है तुम्हारे दिल में? मोक्ष का यह सवाल सुनते ही इवांशी एकदम से उसकी आंखों में देखने लगी। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। मोक्ष का सवाल सुनकर इवांशी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। वो कुछ बोलती, तभी मोक्ष फिर से बोला, सच बोलना, सच के अलावा इधर उधर की बातें नहीं सुननी मुझे, हाँ या ना, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना। इवांशी धीरे से बोली, वो एक्चुअली मैं, इससे आगे वो कुछ बोल पाती, तभी मोक्ष का फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से सुनकर वो झट से बोला, आई एम कमिंग। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। इवांशी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। इवांशी खुद से बोली, क्या जवाब देना चाहिए था मुझे? कुछ है, कुछ तो है, जो भी है समझ में नहीं आ रहा, मुझे जानना है मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलते हुए इवांशी वहीं बेड पर बैठ गई, फिर मोक्ष के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त अस्पताल में था। वो एक वार्ड में खड़ा था, उसके सामने रूहान हॉस्पिटल बेड पर बैठा था। वो इधर उधर देखते हुए बार बार मोक्ष को देख रहा था। मोक्ष रोहन को घूरते हुए बोला, ये क्या हालत बना रखी है, ऐसी कौन सी बॉक्सिंग कर रहा था कि तेरी ये हालत हो गई? रोहन कुछ पल रुककर बोला, सबसे पहले तो तू वैसे घूरना बंद कर, मेरी बात सुन, मैं कोई बॉक्सिंग नहीं कर रहा था, एक्चुअली कीर्ति के साथ कहीं जा रहा था। और मोक्ष बीच में बोला, एक मिनट, कीर्ति के साथ कहीं जा रहा था? उसने तेरी हालत की, वो भी ऐसी शक्ल पर जिस पर 12 बजे हुए हैं। बोलते हुए मोक्ष ने रूहान की शक्ल की तरफ इशारा किया। रूहान के सर पर चोट का निशान था, साथ ही उसके लिप्स के कॉर्नर पर चोट का निशान था। उसके गाल पर भी हल्के से निशान थे। उसकी बॉडी पर कई जगह हल्की फुल्की चोटें भी आई थी। रूहान इरिटेशन भरी आवाज में बोला, पहले तू मेरी बात सुनेगा। कृति के साथ जा रहा था, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर हो गई, फिर वहाँ बहस हुई, लड़ाई हुई और इसी सब में मारपीट हो गई और ये हालत हो गई। जो सामने था उसकी हालत और भी खराब है, पता नहीं वो कहाँ गए। मुक्त अपने हाथ बांध कर बोला, वो जाए तेल लेने, मुझे उनसे ज़्यादा तुझसे मतलब है, यू नो व्हाट। हॉस्पिटल से निकल, फिर मैं बताता हूँ कि मारपीट किसे कहते हैं। रूहान कुछ पल रुककर बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूँ, फिर भी तू मुझे धमकी दे रहा है? मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मन तो करे मुंह पर एक और पंच मारूं ताकि तेरी बकवास बंद हो। चुप रहना, और कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। कृति कहाँ है? रोहन कुछ पल रुककर बोला, वो डॉक्टर से बात करने के लिए गई थी, वहीं होगी, जाकर बात कर ले। मुझे नर्स ने इंजेक्शन दिया था और बोला था कि अभी 1-2 घंटे यहीं पर रुकने को, तो मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, और मैं कहीं नहीं जाने वाला तुझे छोड़कर, बोलकर वहां से बाहर चला गया। मोक्ष जैसे ही बाहर गया, उसकी नज़र सामने आती हुई कृति पर गई। कृति मोक्ष को देखकर बोली, मिस्टर मलिक, आप यहाँ आ गए,
आपका दोस्त पागल हो चुका है। आई नो उसने मेरी हेल्प की, लेकिन सच में वो पागल है। बोलते हुए उसने डिस्चार्ज पेपर मोक्ष के हाथ में रख दिया। मोक्ष ने उन पेपर को देखा, फिर कृति को देखकर बोला, जस्ट रिलैक्स, ओके, मैंने उसे समझा दिया है, वो समझ भी गया है, डोंट वरी। उसे 1-2 घंटे तक नहीं यहीं पर रुकना है, मैं भी रुक रहा हूँ, आप घर पर जा सकती हैं। कृति झट से बोली, कृति मैं नहीं जा रही, वो मेरी वजह से फंसा है। पर बाद में उसने बात और आगे बढ़ा दी, फिर मारपीट हो गई। खैर मैं यहीं पर रुक रही हूँ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, कृति दिस इज नॉट फॉर गुड। आपके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर रहे हैं, राइट? आप घर जाओ, रूहान ठीक है, और जब मैं यहाँ से उसे लेकर निकलूँगा आई मैसेज यू, ओके? कृति कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन, आप मुझे बता देना। इतना बोलकर वहाँ से निकल गई। मोक्ष ने डिस्चार्ज पेपर जमा किए, फिर वो वापस रूहान के वार्ड में गया। मोक्ष रूहान को देखकर बोला, जिया को बताया तूने कुछ भी? रूहान झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, अगर उसे बताया तो वो मेरा कत्ल करने के लिए आ जाएगी। अभी तक तो हॉस्पिटल वार्ड में हो, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाऊंगा मैं, मुझे नहीं बताना उसे कुछ। मोक्ष उसके पास बैठकर बोला, और उसे पता नहीं चलेगा? रूहान आई रोल करते हुए बोला, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब की बात अलग है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा। मैं अभी अस्पताल में आकर मेरी क्लास लगेगी, मुझे नहीं सुनना। मोक्ष धीरे से बोला, गधा कहीं का, डांट भी नहीं सुननी, कांड भी ऐसे करने हैं। रूहान धीरे से बोला, ओके फाइन, अब चिल्ला मत मेरे ऊपर। मोक्ष सरकास्टिकली बोला, तेरे कान में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही जाती है, जो तुझे बोलना चिल्लाना लगता है। ये सुनते ही रूहान ने कुछ पल मोक्ष को घूरा, फिर उसने सिर हिला दिया। करीब 3 घंटे बाद मोक्ष ने रूहान को उसके घर छोड़ा, फिर वो वापस विला पहुंचा, सीधे बेडरूम में गया। उसने देखा इवांसी बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी, ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था, उसने एक पिल्लो को हक किया हुआ था। मोक्ष ने इवांसी को ब्लैंकेट उठाया, फिर बोला, मैं यहाँ पर नहीं था तो ऐसे सो रही है जैसे कोई होश नहीं है। बोलकर उसने गहरी सांस ली, फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मोक्ष फ्रेश होकर आया, फिर इवांसी के पास लेटकर धीरे से बोला, इस बार तो बच गई, पर अगली बार कैसे बचोगी जाना? सवाल तो आएंगे, तुम्हारी हरकतें सवाल खड़ा कर रही है। बोलकर उसने झुककर इवांसी के फोरहेड पर किस किया, फिर उसे हक कर लिया। अगली सुबह इवांसी जब सोकर उठी, तब से वो मोक्ष को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। वो मोक्ष को ज़्यादा उसके सवाल और अपने इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। शायद वो अपने इमोशंस को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त इवांसी गार्डन में थी, वो फूलों को पानी दे रही थी। आज वो ऑफिस नहीं जा रही थी, क्योंकि आज कुछ खास काम नहीं था, वो संडे भी था। वैसे वो नॉर्मली संडे को जाया करती थी, पर आज उसका मूड नहीं था। इवान से खुद से बोली, एक बार समझ में आ जाए कि मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हें भी सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज़ भगवान जी हेल्प करो, मुझे बता दो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बोलते हुए उसने नीचे देखा, तभी उसकी नज़र एक गुलाब के पौधे पर गई। इवांसी ने आगे बढ़कर एक फूल तोड़ा, फिर गौर से उस गुलाब को देखने लगी। उस गुलाब को देखते हुए इवांसी की आंखों के सामने वो वक्त याद आ गया जब शिमला में मोक्ष ने उसे प्रपोज करने के लिए कितनी सारी चीज़ें की थी। जब वो ग्रोसरी स्टोर से वापस आई थी, वो कहीं न कहीं हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष उसके लिए इस हद तक चेंज करेगा। इवांसी अचानक से बोली, क्या मैं सही सोच रही हूँ? मैं जो सोच रही हूँ, अगर यह सच है तो? इतना बोलते ही वो रुक गई। फिर उसकी आंखों के सामने अनजाने में ही मोक्ष का चेहरा आ गया। इवांसी वो गुलाब का फूल लेकर विला के अंदर गई। अंदर जाती तो उसकी नज़र मोक्ष पर गई, जो कि हॉल में ही बैठा हुआ था और अपनी एक फाइल रीड कर रहा था। उसे देखते ही इवांसी के कदम रुक गए, वो गौर से देखने लगी। इवांसी ने कुछ पल मोक्ष को देखा, फिर धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हो गया। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दिल लगेगा, पर लग गया। कभी सोचा नहीं था कि मोक्ष मलिक, पर तुमसे ही प्यार हो गया। बोलते हुए उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।